अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायज़ा के साथ फरहाना खान एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि जून का महीना शुरू हो चुका है और जैसे ही हम लोग जून के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों के जहनों में दो ही बातें गर्दिश करती हैं। सबसे पहले तो जून की गर्मी, जो कि बहुत मशहूर है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी वैसे ही ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा, बजट के जो मौजूदा हुकूमत है वो इस बार जो बजट पेश करने वाली है उसमें आम आवाम के लिए क्या क्या मराहत होंगी। आया कि जो लोग पहले से गुर्बत की चक्की में फिर पिस रहे हैं, जिनके पास पहले से मुलाजमतें नहीं हैं, जिनको अशिया महंगी से महंगी मिल रही हैं, जिन पे सब्सिडी नहीं है, इस बार हुकूमत क्या करने वाली है उनके साथ। मुलाजमतों में उनको किस कदर हिस्सा दिया जाने वाला है और किस कदर इससे उसका फ़ायदा होने वाला है। जब हुकूमत से इस बारे में ज़िक्र किया जाए तो हुकूमत ये कहती है कि हम जो इस वक्त बजट ला रहे हैं वो अवाम दोस्त होगा और इसमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुलाजमतों के हवाले से, मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई हैं और जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर देंगी। लेकिन अगर हम अपोजिशन पे इसका मौक़िफ़ सुने तो वो बिल्कुल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। अपोजिशन का यही कहना होता है कि जो हुकूमत बजट पेश करने लगी है वो अवाम जो है, हमारे गरीब अवाम हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, मज़ीद उसकी कमर को तोड़ देगा। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो जो उनके अपना आला से आला जो लोग हैं उसको मराद दी जा रही हैं और जो गरीब लोग हैं उसके लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर बाद में देखा जाता है कि अपोजिशन से बहुत ज़्यादा वावेला करने के बावजूद बिल पेश कर दिया जाता है असम्बली में और फिर वो पास भी हो जाता है। खैर, ये तो बात हो गई। लेकिन जो भी मौजूदा हुकूमत आती है वो ये कहती होती है, सबसे पहले उसका नारा यही होता है, उसका मंशूर यही होता है कि जो हम इख्तियारात हैं उसको निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, जो हमारे लोग हैं ताकि उनके पास जाएँ, गली मोहल्लों में जाएँ और जो चीज़ें हैं, जो नई से नई इस्लाहात हैं वो हो सकें। हर हुकूमत, बल्कि हर पार्टी, हर जमात का हुकूमत में आने से पहले यही नारा होता है। लेकिन ये देखा जाता है कि जैसे ही वो वाली जो पार्टी होती है वो इक़्तिदार में आती है और इख्तियारात के हवाले से बात की जाती है तो वो उसको यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे कि जैसे तो कभी इनके दिमाग में ये बात आई ही ना हो। और अगर जब कभी इसके हवाले से बात भी हो तो उसको वो भूल जाते हैं और नए से नए जो तनाज़ात होते हैं वो सर उठाने लगते हैं और इस हवाले से हमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसा हुआ कि 2000 में जो इख्तियारात हैं उसको वाकई में जो हमारे अवाम हैं, जो निचले सतह के अवाम हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए एक कदम उठाया गया और जो बल्दियाती निज़ाम है उसको पेश किया गया। उस पर काम भी होता रहा मुख्तलिफ हवाले से, लेकिन फिर हमें ये देखने को मिला कि जो बल्दियाती निज़ाम है और जो जितने भी चेयरमैन हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन फिर अब हमने देखा कि कुछ महीनों पहले जो अदालत है उसने हुकूमत के अगेंस्ट जाके जो बल्दियाती निज़ाम है उसको दोबारा से बहाल कर दिया है और जो इख्तियारात हैं उनके जो जितनी भी निचले सतह तक लोग थे उसको मुंतकिल करने के लिए अदालत ने अहकामात सादर कर दिए। आज भी हम उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हाजी राना साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जी, बहुत कैसे शुक्रिया। मिजाज हैं आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप बताएं कि आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का, एन न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और मेरे तवज्जुह से मेरी हल्के की आवाम की आप तर्जमानी करेंगी, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगी, उसके लिए शुक्रिया। मैंने पॉलिटिक्स, चूँकि मेरे बुज़ुर्ग थे ताया जी मरहूम राना नूरुल हसन साहब जो हैं, वो इस यूनियन कौंसिल से जो है कौंसलर भी 5 मरतबा मुंतखब हुए। उसके बाद वो 2 दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं। तो हमने पॉलिटिक्स जो है वो उन्हीं से सीखी है। अच्छा। और उन्हीं के आगोश में जो है हम लोग जो हैं वो पले बड़े हैं, वहीं से हमने इसका जो है वो आगाज़, यानी कि आपको ये विरासत में मिली। तो ये भी बताइएगा कि कौन सी पार्टी के साथ आपके मरासिम सबसे ज़्यादा रह गए और अब तक भी हैं? देखिए, हम लोग बेसिकली मुस्लिम लीगी हैं और हमारे आबाओ अजदाद ने जो हज़ारों मन मिट्टी के नीचे चले गए हैं, उन्होंने इस मुस्लिम लीग की खातिर और इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर हमारी ख़वातीन ने और बुज़ुर्गों ने बड़ी सी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देकर अपना सब कुछ लुटा कर
हिजरत कर कर जो है वो यहाँ मुल्तान पहुँचे और ये पाकिस्तान हमें वरसा में मिला। और हम मुस्लिम लीग जो है वो हमारी खालिक जमात है। हम बेसिकली शुरू से नज़रियाती जो हैं वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं और मुस्लिम लीग ही हैं। सही, मुस्लिम लीग ही हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी कौन सी जमात है जिसने अपने बनने से लेकर अब तक अपनी साख बरकरार रखी हुई है, वैसे ही जैसे मंशूर को लेकर वे बनी थी अब तक वो उस पर अमल पैरा है और काम कर रही है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात दावे से करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की खालिक जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला। उसकी जद्दोजहद जो है वो मुस्लिम लीग ने की और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एन जब से वजूद में आई तो वो ही पाकिस्तान की मैं समझता हूँ खालिक जमात भी है। और उसी जमात ने जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो बकिया पार्टियों से हम तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता की हैं, लेकिन मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग ही वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अदारों की खातिर और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो जो हकूक़ मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देख लें कि जब मियाँ नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त इन्होंने मोटरवे बनाया। अब ये देखें कि उस वक्त जब हम इस्लामाबाद जाया करते थे हमें 12 घंटे लग जाते थे और रास्ते में टाइम का बड़ा यानी कि ज़्यादा होता था, गाड़ियों का नुकसान होता था। आज वही इस्लामाबाद हम मुल्तान से निकले तो हम 4.5-5 घंटे की अप्रोच में हम इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। यकीनन ये बहुत एक एहसन इकदाम था कि लोगों को जो मुश्किलात होती थी सफ़र में वो हल हो गई। लेकिन अब अगर हम लोगों से सुने तो उनका ये कहना होता है कि 3 बार जो हुकूमत में आए उन्होंने कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जिससे मुल्क जो है हमारा तरक्की कर सकता या जितनी भी महंगाई है वो कंट्रोल में आती। अब मौजूदा हुकूमत को ही देख लें, मौजूदा हुकूमत जब भी आती है तो वो यही जिक्र करती है, यही रोना रोती है कि भाई हमें पहले से जो हमारा मुल्क है वो वैसा मिला। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा अपना मौक़िफ़ है। मैंने अर्ज़ की ना कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाए, मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में जो है ऐसे ही देखें 28 मई को जो है सन 1998 में उन्होंने एटमी धमाके किए और धमाके कर वो पहली जो है आलमी कुव्वत इस्लामी ममालिकों में वो पाकिस्तान था। ये एक बहुत फख्र की बात है। लेकिन अगर हम सुने उसकी हिस्ट्री देखें, मेरी बात सुन लेना। जारी रखें आप। जब उन्होंने एटमी धमाके किए तो हमने उसको ये सरप्राइज दिया कि 12 अक्टूबर 1999 में जो है वो इस मुल्क में शब खून मारा गया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो अरेस्ट किया गया और यहाँ पर जो है वो जो है काला कानून जो है वो इस मुल्क में नाफिज कर दिया गया और जिसकी सज़ा आज तक हमारी ये पब्लिक आवाम भुगत रही है, हम लोग भुगत रहे हैं। ये वही समरात हैं। उसके बाद तो 2 बार वो आए इक़्तिदार में। मैडम मेरी यार सुन लेना, अगर 12 अक्टूबर 1999 में ये शब खून ना मारा जाता और वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ अपनी टर्म पूरी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एशिया का टाइगर होता। जिस तरक्की की तरफ से, जिस स्पीड से हम तरक्की की तरफ गामजन थे, उन्होंने जनाब उस वक्त शब खून मारा और मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाया और जेलों में डाल दिया। अब उस वक्त के वज़ीर आज़म को जेलों में डाला, अब उस वक्त देखें कि पेट्रोल कहाँ था, 40 रुपये पे, ठीक है। अब वो जो दौर शाह दौर रहा उसके 8 साल वो जो दौर था, जब वो दौर खत्म हुआ इस मुल्क में ना पानी था, ना आटा था, ना चीनी थी, ना बिजली थी। अब भी वही सूरत हाल है। ठीक है, देखिए सुन ले ना। अब उसके बाद अब जब से मियाँ नवाज शरीफ आए दोबारा और मुस्लिम लीग का जो दौर था, उन्होंने एटमी जो है पावर प्लांट लगाए, उन्होंने बिजली पैदा की, उन्होंने इस मुल्क के अंदर नौजवानों को जो है वो एजुकेशन दी और इस मुल्क को दोबारा से खड़ा किया और फिर वही उनको जो है
अदालत आलिया का सहारा लेकर उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनको फिर उठाकर उनको साइड पे कर दिया। तो ये उसकी सजा। अब ये देखें, मियां नवाज शरीफ का जो दौर था उस वक्त घी का रेट था 85 रुपए किलो। अब घी का रेट क्या है, आप उसका मुआवजा करें। अब उस वक्त गोश्त का जो रेट था, मटन का जो रेट था, वो क्या था। अब मैं कहता हूं कि अब ये 600% महंगाई होगी। आप ये देखें कि जो जरूरियात की जो मेडिसिन है, मेडिसिन के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। अब वो 600% महंगाई, 600% महंगा कर दिया। ये किसने कर दिया? महंगाई में तो इजाफा हुआ है। अब सुने मेरी बात सुने। अब यही अभी जो रमजान शरीफ गुजरा है, इस रमजान शरीफ में इस हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने यहां पर सस्ते बाजार लगाए, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि एक 2 किलो चीनी लेने के लिए, अब आपको अगर चीनी चाहिए तो 100 200 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लाइन में लगकर चीनी ली जा रही है सिर्फ 2 किलो। क्या नया पाकिस्तान ये था? क्या यही तब्दीली थी? क्या इसके लिए इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा कि आपको वही चीनी 40 रुपए किलो में वाफर में मिलती थी, और जब ये तब्दीली आई तो वही चीनी जो है वो 140 रुपए किलो में मिल रही है। सोचने की बात है, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी जो अगली हुकूमत आएगी उसमें जो मुल्क है उसकी मौशत में तरक्की होगी और मुल्क वाकई में नया पाकिस्तान बनेगा। देखिए इंशाल्लाह लजीज, एक तो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान की नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगी? इंशाल्लाह। देखिए, उन्होंने जो मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ अवाम, देखें एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो इमरान खान को चाहता था, यूथ इमरान खान के साथ लगी थी, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों ने देख लिया है, सब लोगों ने देख लिया, जिन लोगों ने इनको वोट कास्ट किए थे, वोट डाला था, इनको सपोर्ट किया था, अब वो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। तो वो कहां से आ जाएंगे? कौन सी उनको अभी से जो है ये आप बतला रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट मेरी होगी और जब मैं दोबारा से आऊंगा तो तब्दीली। वो तो जब उन्होंने ये कहा था कि मैं 100 दिन में तब्दीली लेकर आऊंगा, उन्होंने तो हमसे ये भी वादा किया था कि मैं 100 दिन में जनूबी पंजाब जो है वो आपको सुबह दूंगा। उनकी किस बात का आप वो बात कर रही हैं कि उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो जो बात करते हैं वो उससे जो है वो यूटर्न ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी यूटर्न लेना जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अजीम लीडर की पहचान होती है। कहना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इस वक्त देखा जाए जून का महीना है और जून का लफ्ज़ जैसे ही हमारे जहनों में आता है तो नया बजट जो होता है उसका जो ख्याल है वो खुद ब खुद आ जाता है। आप इस बात से कितना मुतमईन है कि जो हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है अवाम दोस्त होगा? अवाम जो महंगाई में पिस रहे हैं, जो बेरोजगारी में इजाफा हो गया है, आपके ख्याल में उसमें किस हद तक कमी होगी? पहले तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है पंजाब में और नेशनल असम्बली में अपना बजट पास नहीं करवा सकेगी, जो हालात हैं इस वक्त, ठीक है। मैं आपको बतला रहा हूँ। नहीं, उनके अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं। वो जिन बैसाखियों पर खड़े थे वो बैसाखियां जा रही हैं और इंशाल्लाह ये अपना बजट नहीं पास करवा सकेंगे। और अगर इन्होंने अपना बजट जो पेश ये करेंगे, पास करवाएंगे, वो मैं बजट नहीं कहूँगा, वो मैं माशी कत्ल कहूँगा। इन्होंने फिर इस आवाम का कत्ल करना है। हर बार ही ऐसा होता है, जो भी इक़्तिदार में हुकूमत होती है, जो भी पार्टी होती है, वो अपना बजट पेश करती है और जो अपोजिशन में लोग होते हैं उनका यही कहना होता है कि ये माशी कत्ल है अवाम का। अवाम के जो कमर झुकी हुई है महंगाई से, बेरोज़गारी से, मज़ीद उस पर बोझ डाला गया है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो ये नहीं समझते कि हाँ हो सकता है ये जो बजट आने वाला है अवाम दोस्त हो, मुल्की मईशत के लिए अच्छा साबित होगा? नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि जब PMLN का दौर था, ये अभी 3 साल पहले, उस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पेट्रोल का रेट था 40 रुपये, आज पेट्रोल कहाँ है? 112 रुपये, ठीक है। 3 सालों में कितना इंक्रीज कर गए हैं ये लोग। तो क्या अगर वो इसी को बेहतरी समझते हैं और ये समझते हैं कि हमने महंगाई कर कर नए टैक्स लगाकर, आप सोच भी नहीं सकती जितने इन लोगों ने टैक्स लगाए हैं, टैक्स की रेशो बढ़ाई है, तो वो टैक्स
लगा लगा कर आवाम के साथ महंगाई कर 600% इन्होंने महंगाई कर दी। इन्होंने टैक्स तो वाकई में लगाए हैं जिससे गरीब आवाम भी परेशान है, लेकिन हुकूमत का यही मौक़िफ़ होता है कि भाई पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए थे जिसको हमें देने के लिए आवाम से नए टैक्स लगाए। इन्होंने तो पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कर्जे ले चुके हैं ये लोग। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाँ एक फर्क है इस नई गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में जो मैं समझता हूँ। जब PMLN की गवर्नमेंट थी पंजाब में और पाकिस्तान में, आप ये देखें कि यहां पर मेरिट पर नौकरियां मिलती थी। जो बच्चे, जिन बच्चों ने मेहनत की और तालीम हासिल की, उनको मेरिट, और वो मेरिट बच्चा अपना खुद बनाता था, मेरिट पर उनको जॉब मिलती थी। अब भी इन्होंने ये किया है, ये तब्दीली लेकर आए हैं तब्दीली सरकार के इनके MPs और MNAs ने उन नौकरियों को फरोख्त किया है। जिसको MNAs MPs रिकमेंड करते हैं, यहां तक ईमन के दर्जा चहारम की नौकरी तक। अब मुझे यह बतलाएं कि जिस एक गरीब आदमी ने अपने बच्चे को पता नहीं कैसे जो है इस महंगाई के दौर में उसको तालीम दिलवाई और उसने वो तालीम हासिल की, कंप्लीट की, तो अब वो जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, रोडों पर धक्के खा रहे हैं, डिग्री लिए फिर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं उनका यही कहना होता है कि ना तो पिछली हुकूमतों ने हमारे लिए कुछ किया नौकरियों के हवाले से, ना अब किया। देखा जाए तो BA MA की जो डिग्री लेने वाले नौजवान हैं वो सड़कों पे हमें ठेले लगाए नजर आते हैं समोसे पकौड़ों के। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हम वापस आएंगे मजीद और राना सजाद साहब से मजीद बात करेंगे बल्दियाती हवाले से कि जो अदालतों ने दोबारा से इसको बहाल किया है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स और प्रोजेक्ट बाय AYQ डेवलपर्स। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए।
वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा व्हाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। अब वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा राना साहब, अदालतों ने बल्दियाती निज़ाम दोबारा से बहाल कर दिया है कि जो इख्तियारात थे उसको अवाम की निचली सतह तक पहुँचाया जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि एक तो इस गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा जुल्म जो इस पंजाब की आवाम के साथ किया है, पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे में तकरीबन कुछ 54,000 के करीब जो है वो नुमाइंदे थे बल्दियाती। तो मैडम वो लोग जो है वो वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। ऐसा ही है। और आप ये समझती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है और उसमें बड़ा टफ टाइम, इंसान बहुत कुछ कुर्बान कर कर जो है फिर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं और जब जाकर वो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। ये आए हैं, इन्होंने आते ही जो है सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि हमें
माजूल कर दिया, इदारों को इन्होंने तोड़ दिया, इदारों को तोड़ दिया और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा जुर्म तो यही किया, जुल्म, कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इन्होंने माजूल कर दिया। क्यों? कि उनका सिर्फ कसूर यही था कि उनका ताल्लुक PMLN के साथ था। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो यहाँ पंजाब में काफ लीग की उस वक्त जो है गवर्नमेंट थी, और पंजाब में काफ लीग के नुमाइंदे जो है बल्दियाती नुमाइंदे वो मुंतखब थे। तो उन लोगों ने 1 साल उनकी आइनी मुद्दत रहती थी, तो उन लोगों को आइनी मुद्दत पूरी करवाई गई। उन लोगों ने अपनी आइनी मुद्दत को पूरा किया, किसी ने उनको माजूल नहीं किया था। तो इनको भी चाहिए था, ये हमें इख्तियारात देते, हमें हमारी आइनी मुद्दत हमें जो है वो पूरी करने देते। जैसे कि अब ये कोविड आया, इसके अंदर अब वो 54,000 लोग जो है बग़ैर किसी तनख्वाह के उन्होंने इस में अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले की नुमाइंदगी करनी थी, और इनको जो है मुफ्त में उन लोगों ने जो सर्विस देनी थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो ये उनको इख्तियारात बेशक ना भी देते, लेकिन उन इदारों को ना तोड़ते। इन्होंने सबसे पहले उनको तोड़ दिया। अब इन्होंने तोड़ दिया तो अब हम लोग जो हैं वो हमने अदालत आलिया का सहारा लिया। अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इदारों को बहाल कर दिया। बिल्कुल। अब ये देखें इस बात से कितना मुतमईन हैं आप के दोबारा से बहाल हो गए? जो आवाम के मसाइल हैं, गली मोहल्लों के मसाइल हैं, खासतौर पे बारिशें जो होती है हमें देखने को मिलता है पानी ठहरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। इस हवाले से अब तक क्या काम किए? 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया। नहीं, हम देखें, मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे देखें, हमें तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, हमें तो इन्होंने बहाल नहीं, हमें इख्तियारात ही नहीं दे रहे। जब हमें इख्तियारात ही नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे? हम तो उसके बावजूद भी, मैं ये दावा करता हूं कि मेरी ये कौन सी चौंसी है, यहाँ 3 साल में PTI ये साबित कर दे कि इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट का बल्ब भी चेंज करवाया। कौन से काम इन लोगों ने किए? कोई काम नहीं किए। हाँ, इन्होंने ये काम किया कि मेरे यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मेरी एक स्कीम थी, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की एक स्कीम थी, और 70 लाख रुपए की मेरी रामकली की जनाजा की स्कीम थी, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है वो रेस्क्यू 1112 से नाजम टाउन से होता हुआ ये गुलशन फैज़ में मेरा अपना तरक्याती काम हमारे यहाँ पे जारी थे। वर्क आर्डर हो गए, ठेकेदारों को काम अलाट हो गए, तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? इन्होंने उनको कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों? क्या फंड्स की कमी? वो नहीं, देखें, हमारे पास फंड थे। अच्छा। वो वर्ल्ड बैंक के पैसे थे। हमने उनके फंड थे तो हमने टेंडर किए ना, फंड थे तो हमने टेंडर किए और ठेकेदारों को काम अलाट हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले उनको आकर खत्म कर दिया। अब वो पैसे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी पैसे हैं, उन पैसों को बेजा इस्तेमाल, नाजायज तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पैसों को जो है पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने जो है उनको खर्च किया है। तो ये इन्होंने तब्दीली ये लेकर आए हैं। इनको चाहिए था जो तरक्याती स्कीमें जारी थी, ये बेशक अपनी नेम प्लेट लगा लेते, जैसे वजीर आज़म हर जगह जाते हैं PMLN की स्कीमों पर जाकर अपनी नेम प्लेट लगाकर, तख्ती लगाकर वो इफ्तिताह कर देते, यहाँ भी कर लेते। लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए था, इनको मुकाबला करना चाहिए था। अगर हमने यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करवाया तो ये उससे ज़्यादा करवाते। मैं इसी कौसी चौंसी में मैंने 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए हैं अपने बलबोते पर, ठीक है, जबकि पहले इस यूनियन काउंसिल में एक भी पीने का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं था। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। सही, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो भी हुकूमत पहले अपोजिशन में होती है वो या इलेक्शन से पहले यही नारा लगाती है कि भाई हम सबसे पहले हुकूमत में आने के बाद ये करेंगे, जो इख्तियारात हैं उनको निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो असम्बलियों में जाते हैं, जैसे ही बड़े ओहदों पे जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी बातों को, और जब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो नए से नए तनाज़ात जन्म लेने लगते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? हुकूमतें या जो भी जमातें आती हैं वो क्यों नहीं चाहती कि अवाम तक पहुँचे इख्तियारात, अवाम के मसाइल का तदारुक हो, उनको आसानी हो? मैडम, 2 बातें हैं। मैंने आपको कहा ना कि जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी पंजाब में
और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो यहाँ पर काफ लीग के बल्दियाती नुमाइंदगान पूरे पंजाब में थे और उनकी 1 साल की आइनी मुद्दत रहती थी। तो उन्होंने उनको पूरा 1 साल का टाइम दिया, उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत को पूरा किया। ये होता है जो अवामी और शऊर रखने वाले लोगों में और ऐसे अनाड़ी लोगों में ये फ़र्क है। जैसे ये लोग आए हैं, इन्होंने अब देखे ना, हमारी उस वक्त 4 साल आइनी मुद्दत रहती थी, 4 साल, ठीक है। अब इन्होंने 2 साल से हमें माजूल किया हुआ है। क्यों इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया? ये फ़र्क है ना। जो आप बात कर रही हैं कि अपोजिशन में, बात अपोजिशन की नहीं है। अपोजिशन में तो पीएमएलएन भी थी, किसी भी पार्टी की है, जो मैं पीएमएलएन भी थी, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने बल्दियाती इदारों को उन पे शब खून नहीं मारा, उनको आइनी मुद्दत उनकी पूरी की, उनको पूरी करवाई। और उसके बाद ये इलेक्शन भी तो पीएमएलएन ने करवाए थे, जहां पूरे पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं तो पीएमएलएन ने करवाए थे। उन्होंने इख्तियारात दिए ना। अगर मैं यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ तो इलेक्शन तो पीएमएलएन ने करवाए थे। मैंने तो आज़ाद हैसियत से यहाँ इलेक्शन लड़ा था, मैंने तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पीएमएलएन ने करवाए थे। हमें इख्तियारात भी दिए, हमने उन इख्तियारात की के साथ ही अपने इलाके की, अपने हल्के की खिदमत की, दिन रात लोगों का कैसे रिस्पांस मिलता है जब आप काम करते हैं उनकी मसाइल को हल करने के लिए? देखिए, लोग हमें दुआएं देते हैं और ये हमारे उन बुज़ुर्गों की, उन मेरी माओं की और बहनों की और भाइयों की, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। उनकी दुआओं के सदके हम में तो हम फिर रहे हैं और दिन रात हमने अपने आप को जो है वो वक़्फ़ किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इन 2 सालों में भी जो है, जो यहाँ पर हुकूमती लोग हैं उनसे ज़्यादा हमने खिदमत की अपने इलाके में, अपनी आवाम की। बल्दियाती निज़ाम को बहाल हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अदालतों ने भी हुक्म सादर किया है। क्या निज़ाम बहाल होने के बाद आप लोगों को फंड्स के लिए कुछ कहा गया, उम्मीद है? मैं बतला रहा हूँ कि जैसे अदालत आलिया ने हमें बहाल किया, हम अपने ऑफिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गए तो उन्होंने ये किया कि हम लोगों पे एफआईआर दे दी कि आप अपने ऑफिस में क्यों आए हैं। उन्होंने वो एफआईआर हम पे दे दी। अब हम कल जो है रिक्विजिशन अपनी जमा करवा कर आए हैं। सुबह का हमने इजलास जो है वो अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो बुलवाया हुआ है। कल हमारा 11 बजे जो है वो मुंतज़ाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा इजलास है। और मैंने ऐसे ही आज अपनी यूनियन काउंसिल की रिक्विजिशन जो है वो मैं सेक्रेटरी को वो भी जमा करवा कर आया हूँ। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है और 4 तारीख को जो है हमने अपनी यूनियन काउंसिल का भी इजलास बुलवाया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते तो फिर हमारे पास वही अदालत आलिया है, तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा से फिर अदालत में जाएंगे। नाजरीन, देखते हैं कि क्या होता है, अदालतों का फैसला क्या होता है। जो इख्तियारात हैं, अवाम है, बुनियादी हक है, वो लोगों को मुंतखब इसीलिए करते हैं, चाहे वो यूसी के चेयरमैन हो या मौजूदा जो भी हुकूमत होती है। वोट इसलिए देते हैं कि ताकि जो उनके छोटे से छोटे मसाइल हैं वो हल हो सकें और जो पहले से मसाइल का वो शिकार हैं, सामना करते आ रहे हैं, वो ख़त्म हो सकें। नई उम्मीद के साथ वो नए से नए लोगों को वोट देते हैं, सबको आजमाते हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि चाहे वोट हम जिसको भी दे दें, करना तो इन्होंने कुछ नहीं है, तो इसलिए वो अगले से बार वो किसी नए उम्मीदवार को एक कह लें कि आजमाते हैं कि भाई हुज्जत तमाम हो जाए, ये बाकी ना रहे दिल में खलिश के हाँ बार बार एक ही जमात को वोट देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम है वो नहीं हो रहे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान फरहाना खान को इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। कोरोना की जो वबा है, माशाल्लाह से पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बेहतर है, मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो। आप लोग भी कोरोना की जो SOPs हैं उस पर अमल करें ताकि हम जल्द सब मिलकर इसको शिकस्त दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।